सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे जातियों के जंजाल में कैसे जकड़ती जा रही है संसद। देश हित के बहुत सारे मुद्दे हैं, कहीं आफत बनी हुई है तो कहीं पे बारिश राहत दे रही है, कहीं इंतजार है। बहुत सारी देश के सामने परेशानियां, चुनौतियां और खुशी की बातें हैं, लेकिन इस वक्त संसद केवल जातियों में उलझी हुई है। जातियों पर, जातियों का आधार राजनीतिक दलों ने एक सोशल इंजीनियरिंग की तरह देखा है और उसी के बाद उन जातियों का हित तो कम और अपना स्वार्थ ज्यादा साधने की कोशिश की है। और यही बड़ी वजह है कि जातियों के ठेकेदार अब राजनीतिक दल बन गए। तो चले, आज यही मुद्दा है हमारा कि संसद में किस तरह से जातियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है पूरा पार्लियामेंट का ये सेशन। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे ओम सैनी साहब हैं, हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं और राजीव जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, मुद्दे बहुत सारे होते हैं, व्यंग, तंज, चुटकियां सब भी ली जाती हैं, लेकिन अब मैं जिस तरह के, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में जिस तरह की स्थितियां पिछले दशकों से गिरावट, हम कई बार इस बात को लेके चिंता भी जाहिर करते रहे कि सीनियर लीडर्स का नहीं बैठना एक बात, दूसरा हाउस के अंदर जो मीटिंगें होनी चाहिए उनकी कमी, तो ये एक बड़ा कारण एक तो ये दिखाई देता है। लेकिन जब बैठकें भी होती हैं और उन बैठकों के बाद में जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए, तो आप इसे क्या कहेंगे कि चर्चाएं अलग मोड पे डाइवर्ट कर दी जाती हैं, अलग ही चीजें शुरू हो जाती हैं। ये
योगेंद्र जी, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है जिससे देश को पता चला कि भाई हमारे यहाँ स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, जातियों को भी सेक्ट में आपने डिवाइड किया कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, और उनकी डिमांड क्या है। 1881 में जब जनगणना का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो अंग्रेज जानना चाहते थे सारी बातें कि इनको कैसे टैकल करें और इनका क्या सिलसिला है, तब ये प्रारंभ हुई। बीच में नहीं हुई और अभी अब वापस। लेकिन इस बीच में राजनीति ने ये समझ लिया कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो जातियों की कंपोजिशन है, इनके माध्यम से राजसत्ता में काबिज हुआ जा सकता है, और ये कंपोजिशन ही आपको आगे बढ़ाता है और कंपोजिशन ही आपको पराजित कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इनसे ये भी पता लग जाता है कि देश में आर्थिक हालात क्या है, सामाजिक हालात क्या है। जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से पता लगा कि सर 80 करोड़ लोगों को आज भी हमें खाना देना पड़ रहा है, 10 करोड़ लोग उससे वंचित रह गया। अगर परिसीमन होगा तो वो 10 करोड़ इसमें शामिल हो जाएंगे। अब ये सारी बातें सबको पता है, तो खासतौर से राजनेताओं को ठीक से पता है। ऐसी स्थिति में इनको बयान करने के जो सलूक हैं, जो तरीके हैं, वो अपने आप में रंजिश पैदा करने वाले हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा भारतीय समाज विभिन्न संप्रदायों का और साथ साथ में जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने 4 वर्णों में बटा हुआ है। उनके साथ में कैसा समन्वय हो, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए या कैसे उनको इस्तेमाल किया जाए, ये हर राजनेता की जरूरत होती है। और राजसत्ता पे काबिज होना प्रजातंत्र में बड़ा जरूरी है, उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में ये मतलब सहज हो जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग करें, लेकिन उसमें जो दूसरे लक्ष्य बनते हैं उनसे बचने का रास्ता सिर्फ राजनीतिक दल अपनी घोषणा पत्रों के माध्यम से, अपने अनुशासन के माध्यम से ही बना सकते हैं, और वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। जो कुछ अभी संसद में हो रहा है उसका कारण यही है कि नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, वो संकट आगे बढ़ता चला जा रहा है। उससे निपटने का एक ही तरीका है कि राजनेता बैठें, बात करें और रास्ता निकालें। बिल्कुल, क्योंकि गतिरोध पहले भी हुए, आप सही कह रहे हैं कि गतिरोध नई बात नहीं है, पार्लियामेंट में पहले भी हुए हैं, लेकिन गतिरोध लंबा नहीं खींचना चाहिए, उसे तोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। फ्लोर मैनेजमेंट बेशक सत्ता पक्ष का एक दायित्व होता है कि उसे चलाना हो, लेकिन विपक्ष भी उसमें बराबर की हकदारी और हिस्सेदारी रखता है कि उसको भी उसी तरह से देखना चाहिए। मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, जातियों पे चर्चा और जातियों की उलझन जो पार्लियामेंट में दिखाई दे रही है, क्या लगता है कि इसमें एक राजनीतिक मोटिव है कि जातियों का हित साधने की कोशिश की जाती है? देखिए योगेंद्र जी, इसमें राजनीतिक मोटिव तो है ही, जातियों का एक वो किया जाए कि किस तरीके का समीकरण बैठाया जाए, अगले चुनावों में कैसे जीता जाए, मतलब किस तरीके की गोलबंदी की जाए, वो तो है ही। आप देखिए, पिछले 10 साल से देश में सत्ता में एक ऐसी पार्टी जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में जानी जाती है, वो उस रूप में। अब उसके तोड़ के लिए विपक्षी दल क्या निकालेंगे कि राजनीतिक, आप थोड़ा पीछे जाइए, 92-93 के उसे दौर में जाइए तो उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर आंदोलन का जोर था, भाजपा वहां सत्ता में थी, वो हिंदू कार्ड के बलबूते सत्ता में आई थी। तो उसका तोड़ निकालने के लिए उस समय ये जो थे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी यादव और बसपा के काशीराम जी, तो इनका एक नारा था, मिले मुलायम काशीराम हवा हुए श्री राम। तो वो जातीय गोलबंदी का एक उन्होंने भाजपा को कहीं डिफीट देने के लिए वो निकाला, और उसमें वो सफल भी हुए। तो कुछ इस तरीके की चीजें अब संसद में, जिस तरीके से जाति को लेकर जाति जनगणना होनी चाहिए। अब आप और पीछे जाइए तो काका कालेलकर की, जो ओम जी तो ज्यादा जानते होंगे, मैंने तो पढ़ा ही है, उनकी रिपोर्ट वो पंडित नेहरू के जमाने में आई थी, उसको तब उन्होंने दबा दिया, लागू नहीं किया। यदि उस समय लागू हो जाती तो काफी जो और समुदाय पिछड़ा वर्ग, जो वीपी सिंह के समय में उन्होंने जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो किया आरक्षण, उसके बाद जो एक वो प्रगति हुई, तो उससे पहले हो सकती थी, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले भी हो सकती थी। लेकिन ठीक है, अब जो चीजें बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सुध लेने वाली चीजें है। तो जो संसद नहीं चलने देना, ये इसमें डिबेट होनी चाहिए। जातीय जनगणना 2011 में भी हुई, मनमोहन सिंह के टाइम पे हुई, लेकिन उसके आंकड़े कभी जारी नहीं हुए। अभी हाल में बिहार में नीतीश कुमार ने कराई, उन्होंने भी कोई आंकड़े जारी नहीं किए। तो ये एक राजनीतिक ज्यादा इसमें चीजें लगती हैं कि किस तरीके से कौन सी जातियां ज्यादा है, लेकिन एक सामाजिक न्याय वाली बात भी है, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। अब जाति पूछने की बात जहाँ आती है
तो कई जगह तो कुछ जातियां ऐसी उनको अपमानजनक लगता होगा उनकी जाति पूछी जाए किसी को। हम भी देखते हैं यहाँ राजस्थान जैसे प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये तो बहुत ज्यादा है। किसी कोई अधिकारी बन जाता है, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई किसी उच्च जाति का है, सवर्ण वर्ग का जो उच्च जाति, कथित उच्च जाति कहलाती है, वो उससे उसकी जाति के भी पूछ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिससे पूछा जा रहा है उसको अपमानजनक भी लगता होगा कि ये नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं आप देखिए, मेरे ख्याल से शायद 1980 का चुनाव होगा, कांग्रेस ने नारा दिया था न जात पर न पात पर। तो वो एक चीज है, तो कांग्रेस उस चीज के विरोधी थी। लेकिन कालांतर में अब सत्ता दूर है तो सत्ता में आना है तो किस कौन सा कार्ड खेला जाए। भाजपा ने भी हिंदू कार्ड खेला, सत्ता में आने के लिए खेला। अब जो उसके विरोधी दल है वो उसको कहीं डिफीट नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने दूसरा कार्ड, जाति वाला कार्ड खेलने का एक मौका हाथ से तो उसको बुलाना चाहते हैं। तो ये राजनीति ज्यादा लगती है, जैसा आपने कहा। जी योगेंद्र। बिल्कुल। प्रमोद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जात पे ना पात पे, ये कांग्रेस का नारा था इंदिरा जी का जिक्र करते हुए, और अब कांग्रेस जाति की बात कर रही है। दूसरी तरफ अगर एक पक्ष को हम खारिज करते हैं तो जाति बात का एक सोशल इंजीनियरिंग का एक अपना एक फैक्टर राजनीतिक दलों का है कि हाँ, कितनी जाति के कौन लोग हैं, कितनी जाति के कौन लोग हैं। नीतीश कुमार जी उस समय जातीय जनगणना करा रहे थे, अब एनडीए का हिस्सा है। मनमोहन सिंह करा चुके, लेकिन वो आज तक आंकड़े दोनों ही तरफ से जारी नहीं हुए। 2011 में जो राजीव जी ने बताया, मनमोहन सिंह साहब ने कराई। तो क्या लगता है आपको कि हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल वाद, ये तमाम जो चीजें हैं, इनको एक लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह माना है कि हाँ, इससे दूर रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए जिक्र। लेकिन राजनीतिक दल हैं, सत्ता का संचालन भी वही करते हैं, हर कोई इससे बच भी नहीं सकता क्योंकि हर कोई साधने की कोशिश करता है। कितना तो जातियों का भला हो पाता है इस तरह के मुद्दों से या विवाद पैदा करके, या केवल मोटिव एक है कि वोट को हम कैसे खींच सकते हैं। देखो योगेंद्र जी, सीधा साधा है। अगर कोई दल कह रहा है कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, हम जाति को नहीं मानते, तो गलत कह रहा है। अब मैं आपको कांग्रेस की बात बता दूं। अभी यहाँ हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें जो फार्म दिए गए हैं उसमें सबसे ऊपर फॉर्म 20 में तीसरे नंबर पे ये लिखा है कि आपका जातिगत आधार क्या है। अब बताइए क्या मतलब। जब आप जाति को नहीं मान रहे, गणना को नहीं मान रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव ने क्या गेम खेला, ब्राह्मण को वो बनाया, विपक्ष का नेता बनाया यूपी में। क्यों बनाया? एक समय था जब मायावती जी का गेम था, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते जार, सतीश मिश्रा को लाके, और फिर उन्होंने ब्राह्मणों के बल पे ही सत्ता पाई। एक बड़ा उदाहरण वहां का, एक कानपुर में उस टाइम एक ब्राह्मण को टिकट दी थी बसपा ने, तो उनने ये नारा लगाया एससी के वोट लेने के लिए कि जो ये सवार है ये ब्राह्मण नहीं, डैश 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 लगा लो आ बंदा है। तो इस तरह का ये बिल्कुल अखबारों में छपी हुई बात। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि आप जिस जाति में पैदा हुए हैं तो आपको कहने में क्या अर्ज है। आप नीचे जाति के लाभ तो ले लोगे, लेकिन आपसे कोई आपकी जाति का नाम ले तो गड़बड़ शुरू हो जाती है सारी की सारी। अब देखो संसद में कितने बुरे हालात संसद में हैं, और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह से आज कंगना रनौत कह रही है कि राहुल गांधी तो नशेड़ी है, इनकी ड्रग्स का टेस्ट होना चाहिए, नशा करके। मतलब क्या कहाँ जा रही है बताओ। ये हमारी वो महापंचायत है देश की, जिससे हमारा मतलब देश चलता है। संविधान करते हैं। अरे संविधान को जानते तो सब है, पर मानता को मान रहेंगे। जब ये नहीं मान रहे तो नीचे हालात क्या होंगे। तो जातियों का तो जाति तो आप छोड़ो, अब तो गोत्र पे आ गया। जाति में भी कौन सा गोत्र है आपका, उस गोत्र के आधार पे। पिछली बार राहुल गांधी से भी गोत्र पूछा, बड़ा विवाद हुआ था। कोई नई बात तो है नहीं संसद में, गोत्र पे बड़ा विवाद चला था कि इनका गोत्र क्या है। तो गोत्रों के आधार पे हमारे गोत्र के इतने वोट हैं। अब तो बिल्कुल गहराई तक चीजें वो जाने लगी हैं। और मेरा ये मानना है, मान लो जातिगत जनगणना की बात होती है तो आपत्ति क्या है, हो जाने दो आपत्ति में। और जहां तक सवाल है कि गरीब को लाभ मिलने का जो आप बात कर रहे थे, कोई 90 साल के बाद दादा बैठता, फिर उसका बेटा बैठ गया,
फिर पोता पड़पोता ऐसी आपको कई दुकानें जूते काटने की मिल जाएंगी जिनको आरक्षण का लाभ मिला है क्या जातिगत। आप देख सकते हैं सर्वे, जयपुर में भी आप सर्वे कार्यालय बनाए, देश में कहीं भी। तो ये सब जो चीजें हैं ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए हैं कि कौन कहाँ कितना वो है, और सब अपना गेम चला रहे हैं कि बड़े पद पे नेताओं को इसलिए नियुक्ति दी जाती है कि इनको अगर मुख्यमंत्री बना दिया ब्राह्मण तो प्रदेश का अध्यक्ष बनाओ तेली ओबीसी का। मतलब इस तरह के उदाहरण आपको कम नहीं मिलेंगे। तो ये सारे क्या है, सारी चीजें क्या है, क्या लोग समझते नहीं है? सब रोटी खाते हैं सर। तो सबको पता है कि राजनीति जो है ये जातिवाद का विष समाज में घोल रही है। ये सारे पॉलिटिशियन राजनेताओं के, आज आप ऑफिसर्स में देखो कितना ऑफिसर्स हो गया है। आप लिख दो आपका नाम एक विशेष जातियों की, पुरुष आपका नाम शर्मा है तो आपको नहीं बुलाएगा, और उसी जाति का नाम लिख दे उस मार्शल कास्ट है उसको तुरंत बुला लेगा। हाँ भाई, पूरा उसका पहले पूछेगा पानी पी चाय पी। ऐसे उदाहरण ये सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लगता था कि आज हम आधुनिक दुनिया में, हमें लगता था प्रमोद जी कि हम आधुनिक दुनिया में या जाति धर्म इनका कोई मायने नहीं रखते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम देखिए, आज में मैं बात कहना चाहूंगा, नई जनरेशन में अगर हम ही हमारे स्वार्थों की वजह से उसे धकेल दें, आप सब लोगों का वास्ता पड़ता होगा। वाकई उनमें जाति धर्म, वो दोस्ती करते हैं, कॉलेज स्कूल में बैठते हैं, जब अगर उनसे कोई पूछता है कि अरे आप उसके साथ में क्यों बैठ गए, ये तो वह, ये कैसी बातें करते हो आप। बच्चों में आज भी वो दूरियां खत्म हो चुकी है। लेकिन मैंने कहा कि आने वाले दिनों अगर हम ही धकेल देंगे उनको जाति धर्म इनके जहर में, तो मुझे लगता है कि फिर आप उसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही। मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। सर, कांग्रेस का भी स्लोगन रहा, चाहे मैं चलिए उससे थोड़ा सा जो भी उस समय था, हर बार कोई न कोई नारे गढ़े जाते हैं, और जातियों को चुनाव की राजनीति से आप अलग भी नहीं कर सकते। ये सब सेट है, रोज स्थितियां भी बनती हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल ये है आपसे कि देखिए, देश की सर्वोच्च पंचायत है, इस पे जिन मुद्दों को चर्चा में लाया जाना चाहिए होना चाहिए। अगर मैं छोटा सा एक सवाल राहुल गांधी को लेकर के भी करूंगा, तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है और बना है उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी। अगर यूं देखें तो संवैधानिक जिम्मेदारी राहुल गांधी ने पहली बार ली। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, वो पार्टी की अपनी एक एजेंडा, उसका अपना एक संविधान है। लेकिन देश की संवैधानिक पद है नेता प्रतिपक्ष का, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर का जितना दर्जा होता है, प्रोटोकॉल होता है उनका अपना। तो सही ट्रैक पे चल रहे हैं या उनको भी कुछ बचना चाहिए, क्योंकि सामने भी उसी तरह से हमलावर है और दिशा बिल्कुल बदल जाती है। देखिए, हम चारों एक बात पे तो बिल्कुल एक मत है कि सत्ता हासिल करने के लिए सारे जुगाड़ होने लगे, इसमें तो कोई शक नहीं। तब सत्ता हासिल करने के जरिए क्या क्या हो सकता है, तो सारा सब लोगों ने आजमा के देख लिया कि जो सामाजिक समीकरण है ये सत्ता का एक दरवाजा है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से लोग जुड़ते हैं या अलग होते हैं उसका कारण यही होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे राहुल गांधी जो कुछ एडॉप्ट कर रहा है उसका तो सीधा सीधा तो ये लग रहा है कि ये एसटी का वोट और एसटी का वोट, एसटी नागरिक और एसटी नागरिक और ओबीसी का नागरिक, अगर ये मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। ये लोग वंचित है, इनको जो लाभ, और उसके लिए अलग अलग उन्होंने जो क्या कहते हैं रूपक निकाले हैं कि सब हलवा खिला करके जो खिला रहे थे, उसमें ओबीसी का कौन था, एसटी का कौन था, एसटी का कौन था। ये राजनीति के रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप प्रवेश करते हैं लोगों के दिमागों में, जो अपनी कुंठाएं बैठी हुई हैं उनको जागृत करते हैं, अच्छे अर्थ में और बुरे अर्थ में, दोनों में। तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम जैसा हम चाहते हैं, हम बहुत आदर्श की बात कर रहे हैं। आदर्श की बात करने से काम चलता नहीं। साथ सत्ता पे हर हाल में काबिज होना है, इधर वालों को भी होना है, उधर वालों को भी होना है। जिनके पास में जो शस्त्र वो इस्तेमाल करेंगे, और ये शस्त्र इस्तेमाल करने में वो कोई वो लिहाज नहीं करते। आप करुणा राणावत का भी सुना आपने, वो जो ठाकुर साहब उनका भी सुना, और बाकी भी अभी और सुनते चले जाएंगे। यानी जो समाजशास्त्री नहीं है, जो क्या कहना चाहिए कि जो धर्मशास्त्री नहीं है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो उसके बाद में और आश्चर्य है कि जो अगर इन सीटों पे बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, मैं इसमें बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल मानता हूँ सारे मामले में स्पीकर अगर दबंग हो तो ये सब चीजें हो नहीं सकती। आप बोलने मत दीजिएगा, आप रोक दीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप इस अधिकार का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री तो बाकायदा उसकी तारीफ कर रहे हैं और सारे ट्रोल हो रहा है, वो ये नहीं होना चाहिए।
जो भी बोले अगर, लेकिन वो जब तक नहीं होगा, ये जो इंस्टीट्यूशन हमें बना रखा है डेमोक्रेसी में, स्पीकर संसद के अंदर और साथ साथ में पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता, इनकी अपनी जिम्मेवारियां और इनका अपना एक समन्वय और इनका एक आचरण, ये सारी बातें जब तक नहीं होंगी तब तक इनका कोई इलाज नहीं है। हम और आप अच्छी बातें करते रहेंगे, लेकिन जब यथार्थ को छानेंगे और चीरेंगे और हमें बोलने के लिए और लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम सब खोल करके रख देंगे। कारण ये है कि भाई इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इससे मुक्ति का तो स्वयं नागरिक अपना वो करे, अपनी जिम्मेवारी निभाए कि मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहूंगा जिस तरह की बात करते हैं या भाषा बोलते हैं। जी बिल्कुल, पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, लोगों को समझना चाहिए कि द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा है, उसमें हो क्या रहा है। संसद चलती है, संसद का अपना एक रेस्पेक्ट है। वहां लोगों को लगता है कि देश की 140 करोड़ की आबादी का वहां उनके हितों पे चर्चा हो रही होगी, उनके लिए कोई नियम कायदे बन रहे होंगे। लेकिन चीजें क्या हैं कि थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक तकलीफ होती होगी, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा वहां खर्च हो रहा है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। उम्मीद तो क्या की जा सकती है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन हाँ, हम उस देश के वासिंदे हैं जिन्होंने कुर्बानी देकर के और इस देश को आजाद कराया है। और मुझे लगता है कि जो पदों पे बैठे हैं, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या पब्लिक को भी देखना चाहिए कि हम उन कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दें। ऐसे हाथों में अगर हम पार्लियामेंट सौंपना शुरू कर देंगे कि जिनकी स्थितियां क्या हैं और कौन किस मुद्दे पर भटकते जा रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं देश के जिन पे चर्चा भी की जा सकती है। क्या वास्तव में पब्लिक को भी कुछ विचार करना चाहिए कि हाँ, वास्तव में हम किन सांसदों को चुन करके भेजते हैं, क्या जाकर के वो बात करते हैं, या पब्लिक ऑडिट करनी चाहिए उनकी कि आपने किया क्या वहां जाकर के। मेरे को बड़ी खुशी है, पिछले चुनाव में विधानसभा के में कई जगह एमएलए को लौटाया लोगों ने। क्या आप तो बता दीजिए काम कौन सा करवाया आपने, क्या मिले आप हमसे? आज आपको हमारी याद आ रही है। पार्लियामेंट मेंबर्स को उल्टे पांव जाते हुए देखा मैंने। तो ये थोड़ी सी जागृति पब्लिक में आएगी तो सब कुछ ठीक होगा, या हमारे माननीय खुद समझ पाएंगे? देखिए, जहां तक बात है पब्लिक में, अब धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया पिछले विधानसभा चुनाव में और कुछ लोकसभा क्षेत्रों में भी पब्लिक ने आगे होकर अपने जनप्रतिनिधियों से पूछा कि आपने क्या काम किया, आपने हमारे क्या मुद्दे उठाए, जो जनहित के मुद्दे होते हैं उनके, महंगाई के, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिससे आम आदमी परेशान रहता है, बिजली, पानी, सड़क, इस तरीके की समस्याओं को क्यों नहीं उठाया, ये दुरुस्त क्यों नहीं हुई। तो ये धीरे धीरे जागरूकता आएगी तो निश्चित मानिए हमको तो आशावादी होना चाहिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता खुद जागरूक होगी तो इन राजनीतिक दलों को भी सबक सिखाएगी। होता ही है, जैसे राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल देती है तो उसको कहीं ना कहीं कमियां लगती है। तो अब ये राजनीतिक दलों को सोच वाली बात है कि हमें क्यों बदल देती है, हम क्यों हार जाते हैं चुनावों में। तो निश्चित तौर पर जनता भविष्य में बिल्कुल होगी। लेकिन जाति वाली जो आपने चर्चा छेड़ी थी, जो विषय था, लेकिन आज राजनेताओं में भी ये है। मैं अखिलेश यादव की कुछ दिनों पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वहां किसी पत्रकार ने कुछ ऐसा सवाल उनसे पूछ लिया तो अखिलेश यादव उससे पूछे, अरे तुम्हारी जाति क्या है? अच्छा, मिश्रा हो, पांडे हो, शुक्ला हो। तो इस तरीके का राजनेताओं को भी कहीं ना कहीं संयम बरतना होगा कि वो जो दूसरे वर्ग है, मतलब कहीं ना कहीं एक पत्रकार, तो पत्रकार की, मेरा जो मानना है, पत्रकार की कोई जाति नहीं होती है, वो समाज के लिए सवाल पूछता है। लेकिन राजनेता उसको उस रूप में ले लेता है कि ये तो फला जाति का है या टीम की जाति का है। तो वो भी एक गलत परंपरा है, लेकिन ये सुधरेगा आने वाले समय में। निश्चित तौर पे मानिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जनता इनको, राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को इस तरीके का सबक सिखाएगी कि धर्म और जाति के नाम पर तुम चुनाव जीत रहे हो, ये अब नहीं चलेगा। जन समस्याएं क्या है, उनको क्या किस तरीके से सुलझा रहे हो, उनका रोजगार की क्या व्यवस्था की। सबसे बड़ी चीज ये है, आज रोजगार की सबसे महती जरूरत है जो युवाओं को, तो वो इस रूप में देखते हैं। अब राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के कारण कहीं ना कहीं जाति का अड़ंगा बीच में ले आते हैं, तो उसको कहीं रोकने के लिए निश्चित तौर पे समाजशास्त्री भी आगे आएंगे और अन्य वर्ग जो स्वयंसेवी संगठन है या मीडिया है, ये कहीं ना कहीं एक तैयार होगा इस रूप में। अब सवाल मीडिया पे भी उठा दिए जाते हैं कि मीडिया में SC ST पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, लेकिन ये एक अलग चीज है, मीडिया में वो आते नहीं है। या दूसरी चीज है, उनको अच्छा रोजगार सरकारी क्षेत्र में मिल जाता है, पढ़े लिखे तो वो वहां चले जाते हैं। मीडिया में आने के लिए तो
एक त्याग भी की भी जरूरत है। हम देखते हैं कि मतलब मीडिया के लोगों की क्या हालत होती है। राजीव जी, इसी उनकी वक्त एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, यही जातिवाद और इन सबको लेकर के पार्लियामेंट की विशेषाधिकार जो समिति है उसको कांग्रेस ने एक नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर के जो बयान को अप्रिशिएट किया उसको लेकर के। खैर, अब क्या होगा, विशेषकर अधिकार समिति है, वो क्या देखती है, किस तरह की बातें आती हैं। हजारों केस पड़े जी, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं इस पे। कुछ नहीं होगा, विशेष अधिकार समिति में हजारों केस लंबित हैं पुराने जी, ये भी चल जाएगा पेंडिंग में। बिल्कुल, अगर 100 है तो 101 और सही। हाँ, इसमें ये खैर चलिए, बिल्कुल राजीव जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं क्यों बीच में ये मामला जो था उसका पता लगा मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा, वो मेरी जानकारी में चरणजीत चन्नी जो सांसद है उन्होंने विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया है। लेकिन विशेषाधिकार हनन के नोटिस तो विधानसभा लोकसभा में हम देखते हैं बहुत आते हैं, और जो बहुमत वाला दल होता है उस पे ज्यादा डिपेंड करता है वो किस रूप में। अभी वो समिति देखेगी, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो नोटिस दिया है, ये भी एक बड़ी चीज है कि उन्होंने कहीं गंभीरता से लिया है उस मामले को। तो ये जो चर्चा अपना ये चल रही थी कि जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए, तो जातिवाद का धीरे धीरे जो एक जागरूकता वाली चीज है, तो वो ही इस चीज को खत्म कर सकती है। और जनता जब राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को सबक सिखाने लगेगी, सबक सिखाने का मतलब ये है कि उनको चुनाव में हराएगी। राजनीति में, लोकतंत्र में यही होता है, किसी को भी एक सबक सिखाने का मतलब कोई मार कुटाई वाली चीज नहीं, उनको हराना, पराजित करना। तो यही उनके लिए एक सबक होता है राजनेताओं के लिए और राजनीतिक दलों को, कि उनको सत्ता से दूर रखना, सत्ता से हटाना, सत्ता में तो सत्ता से बाहर करना, कोई अच्छी बात करे तो दूसरे दल को लाना, फिर उसको हटाना। लोकतंत्र का यही एक उदाहरण सबसे बढ़िया है कि जनता ही जागरूक हो और वो उनको सबक सिखाए। बिल्कुल, मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा कि खैर चलिए, अब ये जातिवाद की फांस भी फंस गई और जातिवाद का ये चर्चा भी चल गई, क्योंकि पार्लियामेंट में हंगामा ज्यादा, काम कम है अभी। तो अब लगता क्या है कि किस तरह से रास्ता निकाला जाना चाहिए, भविष्य में बचना चाहिए, या फिर ये तो ऐसे ही चलेगा सिलसिला, क्योंकि मजा आ रहा है सबको। योगेंद्र जी देखो, कहना नहीं चाहिए, देश की संसद है, माफ करना, लेकिन एक बार जस्टिस मुल्ला ने पुलिस के लिए टिप्पणी करी थी कि जो पुलिस है वर्दीधारी पर्दाफोश गुंडों का गिरोह है। ऐसा आप कह रहे थे। अब जो सत्ता में जो आ जाती है ना पार्टी, अब आप कह रहे हैं स्पीकर तो पर्ची चलते हैं, पर्ची कहाँ से आती है आप देख लो, आपको साफ वीडियो उसमें नजर आ जाएगी, क्या ही सारे होते हैं, क्या होते हैं सारी। तो ये जो भी एक गैंग गिरोह बन जाता है पूरा, अब वो गिरोह बन के काम हो रहा है। हमको कैसे भी बच के रहना है और कैसे भी हमको हमारी मतलब उपलब्धियां जो भी चीजें हैं वो बताते रहना है, और हमको इनसे मात नहीं खाना। एक ही देवता है। अगर विपक्ष को अच्छी बात भी कह रहा है तो वो भी नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं सुननी। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन कितनी गाली दे लो बोलते रहूंगा, कल नहीं देखा उन्होंने क्या गलत राहुल गांधी जो बोल रहे थे। अब अखिलेश यादव से जैसे अनुराग ठाकुर भिड़ गए, अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर जैसे तो 50 मंत्री बनाता है, 50 सांसद बनाते हो नहीं, उनकी कोई कम हैसियत है। तो ये चीजें सर उनकी सुननी नहीं है। तो एक गिरोह काम करता है एक तरह से पूरा। और जो जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो नेताओं को सबक सिखाए पब्लिक, जब चुनाव होता है तो नेता की पूंछ बिल्कुल अंदर घुस जाती है, और जैसे ही वो चुनाव जीता तो 4.5 साल पूंछ खड़ी रहती है बिल्कुल। और किसी पब्लिक ने उनसे बात कर ली तो ऐसा होता है वो आदमी दोबारा जाता ही नहीं। 4.5 साल बाद वो पूंछ थोड़ी डाउन होना, तुम दबी रहती है वो। अब तो पहले दबती, जब चुनाव होता है जब दबी रहती है अंदर बिल्कुल, फिर जीतते ही तो खड़ी हो जाती है पूरी। फिर वो 4.5 साल बिल्कुल खड़ी रहेगी, फिर थोड़ी थोड़ी दबना शुरू होगी। फिर पब्लिक भी क्या करे, कोई अच्छा मिले जब ना, कम्बुरा छांटती है। अब कम्बुरे में से जो है उसको वोट दिया रहता, भेजना तो है किसी को ये। हाँ। तो ये सर ये ऐसे ही चलेगा। मेरा तो मानना ये है, जो मेरी व्यक्तिगत रहा है, ये चीजें खत्म नहीं होनी। जाति से गोत्र आएगा, गोत्र से और भी अंदर का गोत्र आ जाएगा, वो अंदर भी अंदर का गोत्र आ जाएगा, ये आप देख लेना। ये चीजें चलती रहेगी। बिल्कुल, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्थितियां ऐसे चलती रहेंगी, जनहित के मुद्दे गौण होते रहेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, खुद का इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है, राजनीतिक दल उन्हीं मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ही चलना है। लेकिन आप जागरूक हैं और अगर आप चाहेंगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा, वही होगा
जो हमारा लोकतंत्र कहता है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कहता है, हमारा संविधान कहता है और हमारी नैतिकता कहती है, और पार्लियामेंट हमारा जिसका अपना एक अलग तरह का रुतबा है, दुनिया में पहचान है, उसकी साख जो है वो भी बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।